अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, या मिस करा दिया था बिल्कुल ही? जी मैम पढ़ा था। क्या पढ़ा था जी हमने? एडवर्स इफेक्ट मैम, सिंक्रेटिक रिएक्शन वगैरह। एडवर्स इफेक्ट पढ़े थे, रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जी नहीं मैम। आया कि हम लोग रिएक्शंस को कह रहे हैं कि वो एलर्जिक लाइक रिएक्शंस है, हम उनको ट्रू एलर्जिक रिएक्शंस नहीं कह रहे हैं? ये जी मैम। कोशिश की किसी ने कि हमने उनको जहाँ पर भी लिखा है एलर्जिक लाइक रिएक्शन लिखा है कि वो एलर्जी से मिलते हैं, लेकिन उनको हमने ये नहीं कहा कि वो ट्रू एलर्जिक रिएक्शन है? क्या ख्याल है, कोई वजह हो सकती है इसकी? सोचना जरा इस क्वेश्चन को, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी कि क्या वजह हो सकती है कि हमने जो रिएक्शंस पढ़े थे, सॉरी, उनको हम ट्रू एलर्जिक रिएक्शंस क्यों नहीं कह रहे? हमने ये क्यों कहा था कि वो एलर्जिक लाइक रिएक्शन से, ठीक है, यानी एलर्जी जैसे रिएक्शन से लेकिन ट्रू एलर्जी रिएक्शन में थे, ठीक है। इसको सोचना, इसको सर्च करना, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है, कि ये क्या होता है। अभी सोचना तो अभी सोच लो, उतना मसला नहीं है। मैम रिपीट करें कि जो हमने लास्ट लेक्चर में एडवर्स रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है, हमने दो पढ़े थे, इडियोसिंक्रेटिक होते हैं और वापस कीमोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शंस है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, स्लाइड अगर आप खोल के देखो तो लिखा हुआ था कि ये एलर्जिक लाइक रिएक्शन है, ठीक है, यानी एलर्जी जैसे रिएक्शन है, ट्रू एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। तो वो हमने क्यों कहा था? हमने ये सिंपल क्यों नहीं कह दिया कि भाई उनकी तो जो सिम्टम्स हैं वो तो मिलती हैं एलर्जी से, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस क्यों नहीं है? एलर्जी लाइक का क्या मतलब है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सर्च करना, ढूंढना जवाब इसका, इंशाल्लाह मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्लाइड्स नजर आ रही है सबको पावर पॉइंट वाली? यस मैम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रास्ट। बेसिकली हम पढ़े हैं, कंट्रास्ट काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसलिए हम उसको आराम आराम से ही पढ़े, एकदम एक लेक्चर में हमने सारा नहीं पढ़ा, ठीक है ना। हमने उसके रिएक्शन एक लेक्चर में पढ़े थे ना, अब हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने कौन से कंट्रास्ट पढ़ा था, किस टाइप का कंट्रास्ट था वो? उसका यानी एडमिनिस्ट्रेशन का रूट क्या था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था जो हमने पहले पढ़ा था कंट्रास्ट? वो हम कैसे दे रहे थे? वो हम आईवी दे रहे थे, ठीक है। जी मैम। अब जो हम कंट्रास्ट आज पढ़ने जा रहे हैं वो है जीआई, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट। मीडिया कौन सा है? इंट्राथीकल कंट्रास्ट आप कौन सा देते हो? इंट्रा आर्टिकुलर क्या है, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी। जीआई का सबको पता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडियम, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जीआई के लिए हम कोई कंट्रास्ट देते हैं, कौन सा देते हैं? सिंपल रेडियोग्राफी में कौन सा कंट्रास्ट देते हैं जीआई में? अगर फ्लोरोस्कोपी वगैरह में हम कौन सा कंट्रास्ट देते हैं? मैम बेरियम स्वैलो तो नहीं देते? बेरियम सल्फेट देते हैं, ठीक है। बेरियम स्वैलो तो प्रोसीजर का नाम है ना, कि आप अगर एसोफेजियल डिजीजेस देखनी है तो तब आप बेरियम स्वैलो करवाते हो, ठीक है। तो बेरियम स्वैलो तो प्रोसीजर का नाम है, लेकिन वैसे आप जो कंट्रास्ट मीडिया देते हो वो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, सस्पेंशन देते हो आप उसकी। अब अगर हम सीटी की बात करें तो सीटी का अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो हमने कंट्रास्ट का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि हम जो कंट्रास्ट देते हैं सीटी में, वो कंट्रास्ट वो वाला नहीं होता जो हम सिंपल फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स में यूज करते हैं, यानी वही वाली बेरियम सल्फेट हम सीटी में नहीं देते। याद है कुछ कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? बल्कि आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था कि हम वो नहीं देते, और बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि नहीं, मतलब मिक्स करके दे देते हैं डाइल्यूट करके, ठीक है।
अगर थोड़ा सा याद हो तो अपनी याददाश्त वापस ले आए। अच्छा जी, जो सीटी है ना, सीटी के अंदर हम वो वाला कंट्रास्ट मीडिया नहीं यूज करते जो हम यूज करते हैं अपने फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स में, जैसे ये बेरियम सल्फेट सस्पेंशन हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जो जीआई का कंट्रास्ट है वो जीआई स्पेसिफिक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं। जीआई में आप कंट्रास्ट मीडिया देते क्यों हो, उसकी रीजन यहाँ पे लिखी हुई है। आप क्यों देखते हो कि आपने जो बाउल लूप्स हैं आपके, यानी आपकी जो इंटेस्टाइन के जो लूप्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने डिफरेंशिएट करना है किसी भी सिस्ट या एब्सेस के साथ, ठीक है, या अगर कोई ट्यूमर वहां पे पड़ा हुआ है उसके साथ, ठीक है, उससे आपने डिफरेंशिएट करना होता है पैथोलॉजी को और नॉर्मल एनाटॉमी को, ठीक है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो बाउल लूप्स हैं उनको इनहेंस करने के लिए नॉर्मल को, ठीक है, तो आप देते हो जीआई के लिए कंट्रास्ट, ठीक है। ज्यादातर आप इसमें ओरल कंट्रास्ट भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ केसेस में जो है वो रेक्टल कंट्रास्ट भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम कंट्रास्ट मीडिया की बात करें, हम लोगों को ये पता था कि एक पॉजिटिव कंट्रास्ट होता है और एक नेगेटिव कंट्रास्ट होता है, ठीक है। हम लोगों को ये भी पता है कि जो पॉजिटिव है वो इमेज पे ब्राइट अपीयर होता है और नेगेटिव जो है वो इमेज पे डार्क अपीयर होता है, ठीक है। अब जीआई का हमने कंट्रास्ट देखना है तो इसको हमने 2-3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है कि इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आप इसको कैसे कहोगे, आप जीआई के बीच में कंट्रास्ट को डिफरेंशिएट इस बेसिस पे कर रहे हो कि उसकी जो डेंसिटी है वो जो आपकी जीआई वॉल्स हैं, जीआई ट्रैक्ट की वॉल्स हैं, उनके साथ किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। यानी उनकी डेंसिटी, आपके कंट्रास्ट मीडिया की डेंसिटी जो है वो जीआई वॉल की जो कंट्रास्ट यानी डेंसिटी है उनकी, जो उनका कंट्रास्ट आपको जैसे नॉर्मल नजर आता है सीटी पे, उसके रिलेटिव कैसी है, ठीक है। हम नॉर्मली तो कंट्रास्ट मीडिया को क्लासिफाई कर रहे थे ना कि हाँ ये मीडिया पे हमें ब्राइट नजर आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये मीडिया हमें डार्क नजर आ रहा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब अगर जीआई ये कंट्रास्ट की बात करते हो, कंट्रास्ट एजेंट्स की, तो आप उनको इस तरह से डिफरेंशिएट करते हो, आप उनको देख रहे होते हो रिलेटिव टू द वॉल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट के, जो जीआई ट्रैक्ट का जो वॉल है उसके रिलेटिवली उनकी जो आप कंट्रास्ट मीडिया दे रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। समझ आई इस चीज की कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हो अवाम? कुछ पता चला इसका? नहीं पता चला तो मुझे बताओ ताकि मैं दोबारा बता सकूं। मैम रिपीट फिर कर बता दें दें। एक बार फिर बता। हमने नॉर्मल जो हमने अपने पहले लेक्चर देखे थे उनमें हमने ये डिस्कस किया था कि कंट्रास्ट मीडिया की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। जो एक बड़ी मेजर क्लासिफिकेशन है वो ये है कि एक पॉजिटिव कंट्रास्ट होता है और एक नेगेटिव होता है, ऐसा ही था, ठीक है। जी मैम। वो हम कहते थे कि पॉजिटिव क्यों है, अगर हमारे पास इमेज पे ब्राइट नजर आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव कह देते हैं, अगर जो कंट्रास्ट हमने दिया है वो इमेज पे नेगेटिव नजर आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव कंट्रास्ट कह देते हैं, यानी ब्लैक नजर आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंट्रास्ट कह देते हैं, ठीक है। अब अगर जीआई में बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें कि यहाँ पे जो कंट्रास्ट एजेंट्स है उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है, वो मोस्ट कॉमनली ये दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, एक थोड़ी कम कॉमन है, ज्यादातर ये वाली हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो क्लासिफिकेशन है वो जीआई ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली बात करें, जो जीआई एजेंट्स हैं उनको आप क्लासिफाई ऐसे करते हो कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से है, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रिलेटिव टू द वॉल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, यानी आपके जीआई ट्रैक्ट की जो वॉल्स हैं, ठीक है, यानी जो आप बाउल लूप्स की हम बात कर रहे हैं, जो उनकी नॉर्मल जिस तरह की डेंसिटी है उनकी डेंसिटी से रिलेटिवली आपका जो कंट्रास्ट मीडिया आप दे रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। अगर वो उसके हिसाब से वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, समझ आई इस चीज की। वैसे तो हम एक नॉर्मल कह रहे थे ना कि इमेज पे हमें ऐसा नजर आ रहा है, जीआई में जब हम बात करते हैं तो हम आपकी जो जीआई ट्रैक की वॉल्स हैं उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी डेंसिटी से आपका जो कंट्रास्ट मीडिया वो ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है या उससे कम ब्राइट नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इस डेफिनेशन को देखते हो तो अगर आप वाटर को देखो तो वाटर आपके पास नेगेटिव एजेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो है जीआई ट्रैक की वॉल्स हैं उनसे लेस डेंस है, ठीक है। अगर आप वाटर देते हो एज अ कंट्रास्ट मीडिया तो वो आपको हाई डेंसिटी शो नहीं करता, वो आपको ब्राइट नहीं नजर आता सीटी में। अगर आप वाटर देते हो तो वो आपको जीआई ट्रैक की डेंसिटी से कम ब्राइट नजर आता है, ठीक है। मैम अगर ज्यादा ब्राइट होगा तो वो ज्यादा डेंसिटी उसकी होगी, अगर कम होगा तो वो नेगेटिव में आएगा। अगर कम होगा तो वो नेगेटिव में आएगा ना। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को हमने यहाँ पे नेगेटिव एजेंट थोड़ा सा इसलिए कह दिया क्योंकि उसका हाउसफुल यूनिट जो है वो 0 था, ठीक है। हाउसफुल यूनिट तो उसका 0 था ना, तो उसकी जो डेंसिटी है अगर हम जीआई ट्रैक के हिसाब से देखें तो वो कम डेंसिटी शो करता है, ठीक है। अगर हम आयोडीन की बात करते हैं, अगर हम आयोडीन देते हैं वो तो हमें ब्राइट नजर आती है ना,
आयोडीन तो ब्राइट नजर आती है, तो उसको हम यही कहेंगे वो पॉजिटिव है क्योंकि वो ब्राइट नजर आ रही है हमारे पास। अगर हम इधर बात करते हैं वाटर की बात अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल में ही लिखा हुआ है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का हार्मफुल यूनिट 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो जीआई ट्रैक्ट की वॉल से कम डेंस हमें नजर आएगा इमेज में जब हम देखेंगे। इसके इमेज में आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और एक दूसरा तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने का, वो ये है कि आप उसके हार्मफुल यूनिट के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। यानी जिन एजेंट्स की हार्मफुल यूनिट जो है आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज में आता है वो आप उनको कहते हो ये पॉजिटिव एजेंट्स हैं। जो आपके पास जिनकी वैल्यूज नेगेटिव हार्मफुल यूनिट्स में आती है उनको आप कहते हो ये नेगेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। जैसे एयर हो गया, ठीक है, वो अगर नेगेटिव में चली जाती है आप कहते हो ये नेगेटिव हमारे पास एजेंट है। और अगर हमारे पास जैसे आयोडीन है, उसकी अगर हम कंट्रास्ट डेंसिटी और सॉरी हार्मफुल यूनिट जब उसका चेक करते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, ठीक है, तो वो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव एजेंट है। अगर आप इस डेफिनेशन को यूज करोगे तो वाटर जो है आपके पास एक न्यूट्रल एजेंट है, ठीक है, कि ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। क्या ख्याल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता कि अगर आप हार्मफुल यूनिट के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि जो आपको इमेज पे ब्राइट नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो आपको इमेज पे कम ब्राइट नजर आ रहे हैं जिनका हार्मफुल यूनिट कम है वो नेगेटिव में चले गए हैं। वाटर की तो हमने बात की कि वाटर का तो हार्मफुल यूनिट है ही 0, ठीक है ना, वाटर का हार्मफुल यूनिट 0 है, तो आप उसको कह सकते हो कि वो न्यूट्रल एजेंट है। क्या ख्याल है? जी मैम, यस मैम। तो अगर ये वाटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए ना, क्योंकि अगर आप 2-3 तरीकों से देखो तो वाटर की डेफिनेशन आपके पास या वाटर की जो हार्मफुल यूनिट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो वो आपके पास इस तरह से बनती है कि वाटर को आप न्यूट्रल एजेंट भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, और वाटर को आप ये भी कह सकते हो कि वो नेगेटिव एजेंट भी हो सकता है अगर आप उसकी बात करो कि वो क्योंकि अगर आप जीआई वॉल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखो तो आपके पास वो नेगेटिव एजेंट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप हार्मफुल यूनिट के अकॉर्डिंग उसको देखोगे तो वो आपके पास न्यूट्रल एजेंट है। क्या ख्याल है, हुआ थोड़ा सा क्लियर है ये चीज कि हमने क्यों जी दो मैम। डेफिनेशन देखी, ठीक है। इसको एक दफा पढ़ना थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना इसको। ये नहीं हमने बेसिकली अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है कि हम वाटर को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं अपने जीआई ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, वाटर की क्या डेंसिटी है, कम है, ज्यादा है, वाटर को हम पॉजिटिव कह रहे हैं कि नेगेटिव कह रहे हैं, और हमने अभी तक ये देखा कि हम उसको मोस्टली नेगेटिव कह रहे हैं और कुछ जगहों पे हम उसको न्यूट्रल भी कह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों से वाइवा में सुनना है लाजमी कि क्या वजह है कि हम उसको ऐसे क्यों कह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा गौर व फिक्र किया करो। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास चीजें आती हैं कि हम जीआई में अपने कंट्रास्ट देख कैसे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशंस कौन सी होती हैं। एक ओरल होती हैं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास रेक्टल होती हैं। ओरल में हमारे पास आ जाता है जी बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन, या हमारे पास जो आयोडीनेटेड वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है वो आ जाता है, ठीक है। अगर आप रेक्टल प्रिपरेशन की बात करो, ये जो एनिमा की फॉर्म में दिया जाता है वो आपके पास एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बेरियम सल्फेट है और आपके पास आयोडीनेटेड वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, अब हम इनको थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। अगर आप आइडियल एजेंट की बात करो, आइडियल एजेंट का क्या काम है, किस तरह का होना चाहिए, उसका काम ये है कि उसने आपके पास जो आपकी बाउल लूप्स हैं या आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं, ये जो सारी चीजें उसकी प्रॉपर डिफरेंशिएशन दिखानी है किसी भी पैथोलॉजी के साथ या अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, और इतनी अच्छी दिखानी है कि आपको आसपास जो है वो उसके आर्टिफैक्ट्स न नजर आए, ठीक है। कि जैसे अगर आपने एक शदीद हाई डेंसिटी वाला कंट्रास्ट तो दे दिया है, ठीक है, वो आपने कंट्रास्ट तो दे दिया, जैसे अगर आप आयोडीनेटेड कंट्रास्ट प्योर फॉर्म में दे देते हो, जो आप वेसल्स में देते हो, अगर आप वही पेशेंट को जो है वो जीआई के लिए भी दे देते हो तो वो आपके पास आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो आपका आइडियल कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए। आइडियल कंट्रास्ट वो होगा जो आपका काम भी पूरा करे, यानी डिफरेंशिएशन भी करे आपकी बाउल की अच्छे तरीके से, ठीक है, और वो आपके पास आर्टिफैक्ट्स भी ना क्रिएट करे, सही है। आइडियल एजेंट की प्रॉपर्टीज आपके पास वो उसको ये दोनों काम करना चाहिए। अच्छा जी, अब आपके पास आते हैं बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। बेरियम सल्फेट सॉल्यूशंस की बात करें तो हमने ये चीज डिस्कस कर ली है कि जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी वाले या फ्लोरोस्कोपी वाले बेरियम सस्पेंशन है हम उसमें नहीं यूज कर सकते, ठीक है, सीटी में। क्यों नहीं यूज कर सकते कि एक तो आपके पास वो स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स कॉज करेंगे, जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि आप इतनी हाई डेंसिटी वाला कंट्रास्ट नहीं यूज करोगे जो आपके पास आर्टिफैक्ट्स कॉज करेगा इवेंचुअली, ठीक है। तो अगर आप कन्वेंशनल रेडियोग्राफी वाला कंट्रास्ट यूज करते हो तो वो आपके पास स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को कि आर्टिफैक्ट्स की टाइप कौन सी है, स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आप हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम इनको डाइल्यूट करके जो है वो दे देते होते हैं पेशेंट को, तो आप डाइल्यूट करके भी उस तरह से नहीं दे सकते क्योंकि इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये सेटल हो सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन कर लिया पेशेंट ने इंजेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ है कि वो सेटल होना शुरू हो गए हैं।
यानी किसी भी सस्पेंशन की सेटलिंग का मतलब ये होता है कि वो सस्पेंशन जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठना शुरू हो गए हैं, ठीक है, यानी वो जाके आपके बाउल में इम्पैक्ट कर देंगे, बाउल में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आप बेरियम सल्फेट जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी वाला है वो आप नहीं यूज करते हो सीटी के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अगर वो सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो बाउल की स्पेसिफिकेशन है वो इरेगुलर हो जाएगी, यानी किसी जगह पे आपका कंट्रास्ट जाके बैठा हुआ है और किसी जगह पे वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी बाउल की जो स्पेसिफिकेशन है, आपने प्रॉपर अपने इंटेस्टाइन की स्पेसिफिकेशन देखनी है, आपने वॉल्स देखनी है, तो आपको इरेगुलर सी नजर आएंगी, किसी जगह पे कंट्रास्ट होगा, किसी जगह पे कंट्रास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव रीजंस हैं जिनकी वजह से आप अपना जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी वाला कंट्रास्ट है वो आप नहीं यूज करते हो अपनी सीटी स्कैन की जो आप कंट्रास्ट मीडिया दे रहे होते हो उसके अंदर जीआई में, ठीक है। समझ आइए सीएससी का क्यों नहीं हम दे रहे? यस मैम। ठीक है, याद रखना इस चीज को। देख रहे, अच्छा जी, कुछ अब इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन की हुई है जो सिर्फ सीटी में ही आप देते हो जीआई के लिए, ठीक है। उसमें से आपके पास एक बेरियम सल्फेट सस्पेंशन है, लेकिन वो 1 to 3% है, ठीक है। वैसे हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो 1 to 3% नहीं होता, वो तो प्रॉपर बेरियम का सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन होता है। लेकिन जो आप सीटी के लिए यूज कर रहे हो, जीआई के लिए यूज कर रहे हो, वो पॉजिटिव एजेंट जो आपके पास वो 1% से 3% तक का आपके पास सस्पेंशन होता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी इसकी यही होती है कि वो सेटल नहीं होता, यानी वो जा जाकर आपके बाउल के अंदर नहीं बैठता, ठीक है, वो सेटलिंग नहीं होती उसकी, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा सुटेबल है जीआई में देने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अगर आप कंट्रास्ट मीडिया की जो भी आप दे रहे हो, ओरल कंट्रास्ट दे रहे हो, उसकी आप जितनी हायर डोज देते हो वो उतना ज्यादा आपको स्पेसिफिकेशन अच्छी दिखाता है, ठीक है। डोज की अगर हम बात करें वो तो हमने देख लिया कि हाई डोज देंगे तो हमारे पास ज्यादा अच्छा स्पेसिफाई होगा हमारा बाउल, ठीक है। अगर आप टाइमिंग और डोज की बात करो तो ज्यादातर आप क्या करते हो, पेशेंट को आप डोज देते कैसे हो कि तकरीबन 45 मिनट से 2 घंटे पहले जो है स्कैनिंग से पहले आप पेशेंट को 500 ml का डाइल्यूट जो बेरियम सल्फेट है वो पिलाते हो, ठीक है। वो आप उसको पिलाते हो तकरीबन 45 मिनट से 2 घंटे पहले। उसके बाद आप क्या करते हो, जो है आप दोबारा उसको स्कैन से थोड़ी देर पहले ही, बिल्कुल थोड़ा पहले आप उसको 200 ml दोबारा पिलाते हो, ठीक है। आप उसको दोबारा क्यों देते हो, ताकि जो पहले आपने दिया था वो जाके अब आपकी जो है वो स्मॉल बाउल में जाकर और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो बाद में आप देते हो अपना ऊपर से जब देते हो स्कैन करने से पहले, वो क्या करेगा, वो आपके स्टमक को स्पेसिफाई करेगा और कहाँ इसको स्पेसिफाई करेगा, आपकी जो प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल है उसको, ठीक है। समझ आएगी इस चीज की? आपको ये पता तो है ना कि आप जो खाना वगैरह खाते हो तो किस तरह से मूव करता है, ठीक है। पहले स्टमक में, फिर प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल में, फिर आगे से स्मॉल बाउल, लार्ज बाउल, हर जगह पे पता है ना इस चीज का कि खाना किस तरह से मूव करता है। तो अगर आप कंट्रास्ट ही जब दे रहे हो तो आपको उसके हिसाब से ही आपने देखना है कि अगर आप बाद में कंट्रास्ट दोगे तो वो पहले जाके आपके स्टमक और स्मॉल बाउल को लाइन करेगा। उसके बाद जो आपने पहले का कंट्रास्ट दिया हुआ था 2 घंटे पहले का, वो अब जाके इतने टाइम बाद जाके आपके लार्ज बाउल तक पहुंचेगा, ठीक है। समझ आइए कि डोज किस तरह दे रहे हैं और कब कब दे रहे हैं, क्या ख्याल है भैया? अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास ये है कि एसोफेजियल स्टडी की अगर हम बात करें, एसोफेजियल स्टडी यानी जो हम करते हैं बेरियम स्वेलो, ठीक है। एसोफेगस को देखने के लिए करते हैं ना, क्या ख्याल है, पढ़ा है बेरियम स्वेलो? बेरियम स्वेलो पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा? क्या ख्याल है बच्चों, जवाब? याद ही नहीं। बेरियम स्वेलो जो है ना बेसिकली ये आप आपके एसोफेगस को देखने के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई एसोफेजियल स्ट्रक्चर्स हैं या कोई इस तरह के वेरिसेस वगैरह हैं वो देखने के लिए आप बेरियम स्वेलो करवाते हो, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो कि पेशेंट को ये जो आपका होता है क्या कहते हैं यार उसको, फ्लोरोस्कोपी का प्रोसीजर है ये वो है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, पेशेंट को जो है उसके बेरियम जो है ना उसको मुंह में रखवाते हो और उसको आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि जब मैं आपको कहूंगा उस टाइम आपने उसको स्वेलो करना है, ठीक है। तो जब आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हो, पेशेंट जैसे ही उसको स्वेलो करता है आप साथ ही उसका इमेज लेते हो, ठीक है। जब आप उसका इमेज लेते हो या जो अगर फ्लोरोस्कोपी पे करो तो उसकी प्रॉपर से एक वो वीडियो सी बन जाती है, तो उसमें ये नहीं पता चल जाता है कि मतलब किसी जगह पे बेरियम स्वेलो का जो नॉर्मल रूट है वो है या वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है या नैरोइंग हुई है, तो उसका भी बेरियम स्वेलो से पता चल जाता है एसोफेगस में, ठीक है। तो अगर आप सीटी में एसोफेगस की बात करो तो सीटी में आप क्या करवाते हो, सीटी में आप जो आपका ये बेरियम सल्फेट सस्पेंशन है इसकी आप हाई विस्कोसिटी देते हो, ठीक है। विस्कोसिटी क्या चीज हमने पढ़ी थी किसी लेक्चर में, विस्कोसिटी क्या होती है किसी चीज की? गाढ़ापन। क्या होती है मैम? गाढ़ापन।
हाँ गाढ़ा बिल्कुल, गाढ़ा मतलब थिकनेस होती है किसी भी लिक्विड की, ठीक है। तो आपने जब एसोफेजियल स्टडी करनी है उस टाइम आप क्या करोगे, आप अपनी जो बेरियम सल्फेट सस्पेंशन है इसकी आप हाई विस्कोसिटी यूज करोगे। हाई विस्कोसिटी का मतलब ये है, जो आप पहले सॉल्यूशन यूज कर रहे थे अब आप क्या करोगे, अब आप उसकी थिक सी पेस्ट यूज करोगे, पेशेंट को वो स्वालो करवाओगे और फिर आप अपनी एसोफेजियल स्टडी करोगे, ठीक है। समझ आइए इस चीज की कि आप क्यों यूज कर रहे हो हाई विस्कोसिटी की चीज। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उससे क्लियर हुआ है, समझ आइए कि हम जीआई में किस तरह से काम करें, कि ट्रांसवेरिएंट कौन कौन से दे रहे हैं, ठीक है। डोज यूज करते हैं, रिपीट करें। क्या रिपीट करूं? ये विस्कोसिटी के जो आप विस्कोसिटी बेसिकली होती है किसी भी चीज की थिकनेस, ठीक है, किसी भी लिक्विड की थिकनेस। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो शहद है वो पानी से ज्यादा विस्कस है, कह सकते हैं ना ऐसे, शहद ज्यादा गाढ़ा होता है ना पानी से, क्या ख्याल है? जी मैम। ठीक है। तो हाई विस्कोसिटी का मतलब ये है कि हमने जब पेशेंट का एसोफेजियल स्टडी करनी है, जब हमने उसके एसोफेगस को हमने स्टडी करना है, उस टाइम हम उसको जो है वो थोड़ा सा थिक पेस्ट की फॉर्म में देंगे, बेरियम सल्फेट जो हम दे रहे हैं। हम वैसे जो पेशेंट को नॉर्मली अपने बाउल के लिए दे रहे थे वो तो हम थोड़ा सा ये लिक्विड टाइप दे रहे थे ना, डाइल्यूटेड फॉर्म में दे रहे थे, ठीक है। जी हमने अभी पढ़ा है कि हम उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में दे रहे थे, लेकिन जब हमने एसोफेजियल स्टडी करनी है, एसोफेगस को हमने जब स्टडी करना है उस टाइम हम उसको पेस्ट की फॉर्म में देंगे बेरियम सल्फेट। क्या ख्याल है? जी मैम। क्लियर हुआ है? चलो जी। अच्छा जी, बेरियम सल्फेट जो है, अब उसकी कहानी ये है कि हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की हुई है कि हम बेरियम सल्फेट को परफोरेशन की सूरत में नहीं देंगे, यानी आपकी अगर बाउल्स के बीच में परफोरेशन हुई हुई है उस टाइम पे आप पेशेंट को बेरियम सल्फेट नहीं दोगे। परफोरेशन में आप दोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बाउल लीक हो रही होती है, ठीक है। बेरियम क्या करेगा, बाउल में से निकल के आपके इंटेस्टाइन में से लीक होकर आपकी पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा, वहां पे वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। उसको आप कहते हो बेरियम पेरिटोनाइटिस कहते हो। ये एक उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, साइड इफेक्ट भी है, ठीक है। और इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, यानी यूजुअली इस तरह के केसेस में पेशेंट की डेथ ही होती है। क्या ख्याल है? पता चला बेरियम पेरिटोनाइटिस क्या चीज है? अगर कोई आपसे यस पूछे आपके पास पेशेंट आया है, कोई, क्या मैं ही पूछूंगी आप लोगों से, पेशेंट आया है जी उसको ऑलरेडी यानी परफोरेशन हुई हुई है, बाउल परफोरेशन उसकी है, सस्पेक्टेड है, या चलो डायग्नोज नहीं है, सिर्फ सस्पेक्टेड है, ठीक है। तो आप उस केस में क्या करोगे? आप क्या करोगे, आप उसको जो है बेरियम सल्फेट दोगे कि नहीं दोगे? क्या कहना है, दोगे? नहीं देंगे। नहीं दोगे। और क्यों नहीं दोगे, क्या रीजन हो सकती है ना देने की? मैम पेरिटोनियम में चला जाएगा, इन्फेक्शन क्रिएट बेरियम पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी में बेरियम लीक कर सकता है, ठीक है। लीक करेगा तो बेरियम पेरिटोनाइटिस हो सकता है, और ये एक लीथल कंडीशन है, इसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, पेशेंट की डेथ हो सकती है उससे, ठीक है। अच्छा जी, उसको आप प्रिवेंट कैसे करते हो? अब अगर आप बेरियम सल्फेट नहीं दे सकते तो आप उसकी जगह पे क्या करोगे? आप उसकी जगह पे ये करोगे कि हमने अभी बात की थी पहले कि हम जो ओरल प्रिपरेशन यूज कर रहे थे, एक तो बेरियम सल्फेट था ना, दूसरा हम यूज कर रहे थे आयोडीनेटेड ओरल कंट्रास्ट जो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। जहां पे आपको परफोरेशन की सस्पेक्शन हो उस टाइम आप क्या करोगे, आप पेशेंट को आयोडीनेटेड कंट्रास्ट दोगे जो ओरल कंट्रास्ट होगा और जो वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर सा सिनेरियो बनता होता है इस क्वेश्चन का, इसलिए इसको याद रखना कि अगर आप पेशेंट आया है बेरियम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, उसकी रीजन क्या हो सकती है, और फिर आखिरी सवाल आपका ये होता है कि अगर आप चलो बेरियम नहीं दे रहे, आपने इसका एग्जाम तो करना ही करना है, तो अब आप उसको क्या दोगे, ठीक है। उसका आंसर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसके साथ क्या करोगे। क्लियर है सबको? समझ आई अभी तक? मैम परफोरेशन का हमें कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री से या ऑलरेडी डायग्नोज हुआ होगा? सॉरी क्या कह रहे हो? कि हमें कैसे पता चलेगा उसको परफोरेशन है कि नहीं है? यस यस मैम। मैम। उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखो, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हम पेशेंट को प्रॉपर क्या कहते हैं एग्जामिन करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की डिजीज कंडीशन देखेंगे प्रीवियस, तो उधर से हमें अंदाजा लगाएंगे कि भी इसका मतलब है अगर पेशेंट को ये कंडीशन है तो परफोरेशन हो सकती है, सस्पेक्ट इसकी सस्पिशन है कि जो है इस पेशेंट को परफोरेशन हो सकती है। अगर आपके पास सस्पिशन भी होगी तो उस केस में भी आप जो है वो किसी सूरत बेरियम नहीं दोगे। वो क्या होती हैं, क्यों होती हैं, ये हम जरा प्रोटोकॉल तक सबर कर दे, जब हम प्रोटोकॉल में पहुंचेंगे तो हम इंशाल्लाह वहां पे सारी चीजें जो है ना ये इस तरह की डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम। कि आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को परफोरेशन है कि नहीं है, और या अगर है भी आप मतलब किस तरह से आप उसको डायग्नोज कर सकते हो और अपना डिसीजन कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो प्रोटोकॉल तक का इंतजार करें। उसके बाद अगला आपके पास चीज आती है आयोडीनेटेड एजेंट सॉरी,
आयोडीनेटेड एजेंट्स जो हैं हमने पढ़े हैं कि हम हाई ऑस्मोलर भी होते हैं, लो ऑस्मोलर भी होते हैं, हमने बड़ी दफा डिस्कस कर लिया, ठीक है। मेरा ख्याल है सबको क्लियर होंगे हाई ऑस्मोलर कौन से होता है, लो क्या होता है वैसे हाई ऑस्मोलर, लो ऑस्मोलर। इनकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो ब्लड से ज्यादा होती है, कम होती है? हाई ऑस्मोलर की मैम ज्यादा काफी होती है ज्यादा मैम, होती है और लो ऑस्मोलर की जो है वो 3 to 2 टाइम्स थोड़ी सी ज्यादा होती है उससे। 2 to 5 टाइम ज्यादा होती है, 2 to 3 टाइम जितने भी होते हैं वो ज्यादा होती है, ठीक है। और हाई ऑस्मोलर की जो 7 to 8 टाइम ज्यादा होती है ब्लड से, ठीक है। इस चीज को याद रखना, दोनों की जो ऑस्मोलैरिटी है, यानी लो की ये नहीं कह सकते कि जो लो ऑस्मोलर है उसकी जो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी है वो ब्लड से कम है, ठीक है। उन दोनों की हमारे पास ज्यादा ही होती है, लो की थोड़ी सी कम ज्यादा होती है और जो हाई है उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने देखना है कि आप आयोडीनेटेड एजेंट्स में जो है वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है आपके पास, आप ये दोनों भी पेशेंट को ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और इनकी आपके पास जो है वो स्पेशल प्रिपरेशन आती है, जो कंट्रास्ट आप आईपी दे रहे हो वही उठा के आप पेशेंट को ओरली नहीं दे सकते, ठीक है। इसकी भी स्पेशल प्रिपरेशन होती है जो स्पेसिफिकली ओरल यूज के लिए होती है, ठीक है। उनके बीच में उन्होंने क्या किया होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया होता है, क्योंकि जो हाई ऑस्मोलर है उसका टेस्ट काफी अजीब सा होता है, तो उसके बीच में उन्होंने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया होता है, ठीक है। और इसका हमेशा जो है वो 2 to 5% जो है सॉल्यूशन यूज करते हैं वाटर सॉल्युबल एजेंट का कंट्रास्ट देने के लिए, ठीक है। डोज जो है वो इसकी आपके पास सिमिलर है, बेरियम सल्फेट की यानी टाइमिंग वही आप उसी टाइम से पहले उस तरह से देते हो, ठीक है। लो ऑस्मोलर का आपके पास ज्यादा एडवांटेज है हाई ऑस्मोलर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हमें एडवांटेज तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पता ही होंगे, लो ऑस्मोलर जो है उसके हमारे पास साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, हाई ऑस्मोलर है उसके साइड इफेक्ट्स हमारे पास ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट्स हम जितने भी पढ़े हैं सारे हाई ऑस्मोलर के, मैं ख्याल है पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़े थे कंट्रास्ट वाले में, तो उसमें सारे लिखे हैं, मैं मेंशन किया, मैं उनको एक दफा गो थ्रू कर लेना, नहीं आएंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, जैसे हम जो ओरली ये वाले दे रहे हैं जितने भी डाइल्यूट सोल्यूशन है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट एजेंट्स है, उनका हमारे पास एक छोटा सा नुकसान हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास पेशेंट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, पेरिस्टाल्सिस होता है, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, ये आना चाहिए आप सबको कि पेरिस्टाल्सिस क्या चीज होती है, क्या होती है जनाब? पुश अप करना मैम मैम, वो मूवमेंट मूवमेंट होती है मैम, गट मूवमेंट, जेडी मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट होती है किसकी, मैम किस चीज की होती है? मैम फूड मैम जो फूड प्लस फूड होता है उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। जी जी बिल्कुल, फूड की आपके पास फॉरवर्ड मूवमेंट होती है कि फूड किस तरह से आपके जो है वो पूरे इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, किस तरह से जा रहा है, आपकी बेसिकली बाउल मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है वो बेसिकली क्या करता है कि जो आपकी इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस है उसको स्टिमुलेट कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आपकी जब पेरिस्टाल्सिस ज्यादा होगी तो आपको डायरिया होने का चांस हो सकता है ना, क्या ख्याल है कि मूवमेंट ज्यादा है तो पेशेंट को डायरिया हो गया, हो सकता है ना ऐसे? यस मैम। ठीक है। तो आप जब उसको आपने इंटेस्टाइनल जब आपने ओरली कंट्रास्ट दे दिया तो उसके अंदर चांसेस ये होते हैं कि वो आपकी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है इंटेस्टाइन की उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, उनको फास्ट कर देते हैं। जब उसको फास्ट करते हैं तो पेशेंट जो है उसको डायरिया हो सकता है, जब आप वाटर सॉल्युबल एजेंट्स दे सकते हो, ठीक है। ये तरफ थोड़ा सा इनका एक नेगेटिव इफेक्ट है, इसके अलावा ऐसा कुछ चीज इसमें नहीं है। आपके आयोडीनेटेड कंट्रास्ट की तो कहानी बाकी सारी सेम है, सिर्फ बातें सिर्फ ये लो ऑस्मोलर हाई ऑस्मोलर दे सकते हो, ठीक है। लो ऑस्मोलर है उसके ज्यादा एडवांटेजेस है हाई ऑस्मोलर की निस्बत, और आप क्या करते हो कि जो आपके पास जो ओरल कंट्रास्ट है आप इनके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करते हो, ठीक है। जो इसकी डोज है वो आपके पास बेरियम सल्फेट की डोज के सिमिलर है, ठीक है। अब हमारे पास अगली चीज आती है वो है आपके पास रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यदि आप करते हो एनीमा की फॉर्म में, या आप किस टाइम करते हो जब आपने अपना जो रेक्टोसिग्मॉइड है उसकी एब्नॉर्मेलिटी देखनी होती है। रेक्टोसिग्मॉइड कॉलम का पता ना कहाँ पर है, एनाटॉमी याद है ना थोड़ी बहुत कि भूल गए हो? सिग्मॉइड कॉलम का नाम सुना है अभी? मैम जहाँ सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम आपस में मिलती हैं। मैम डिसेंडिंग कॉलन होता है सिग्मॉइड के पार्ट्स होते हैं डिसेंडिंग के, ठीक है। उसके बाद एंड पे आपके पास रेक्टम है, ठीक है। तो अगर आपने अपने जो डिसेंडिंग कॉलम के जो एंडिंग पार्ट्स हैं उनकी आपने कोई एब्नॉर्मेलिटी या पैथोलॉजी देखनी होती है, उस टाइम जो है आप क्या करते हो, आप रेक्टल कंट्रास्ट देते हो, ठीक है। रेक्टल कंट्रास्ट जो है एनीमा की फॉर्म में देते हैं। किस तरह से देते हैं कि आपके पास 150 to 200 ml जो है वो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट यानी जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है वो आप दे सकते हो, ठीक है, एनीमा की फॉर्म में, सही है। उसके बाद अब आपके पास चीज आती है कि ये क्वेश्चन है बेसिकली कि अगर आप पॉजिटिव ओरल कंट्रास्ट को अभी तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है,
यानी ये सारे आपके पास इमेज पे ब्राइट नजर आते हैं, ठीक है। और इनकी जो हार्मफुल यूनिट की वैल्यूज है ये भी हमारे पास पॉजिटिव में आती है, तो इसलिए हमारे पास ये पॉजिटिव ओरल कंट्रास्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आपके पास पेशेंट है, ठीक है, वो आया है, वो सिर्फ छोटी सी अमाउंट में ओरल कंट्रास्ट इस टाइम बेयर कर सकता है, ये भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, ठीक है। अब आपके पास एक तरफ बेरियम सल्फेट है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास जो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है, दूसरा वाला जो ओरल कंट्रास्ट है, ठीक है। अब हम लोग को ये चीज पता है कि जो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है, ये जो ओरल कंट्रास्ट है, वो बाउल में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ हमारे पास बेरियम सल्फेट है, वो क्या करेगा कि वो जाके आपकी जो इंटरस्टेनल वॉल है उनके साथ जाके चिपक जाता है, ठीक है। और वो आपको यानी विजिबल कंट्रास्ट देता है थोड़े टाइम के लिए, और एक तरफ आपका दूसरा कंट्रास्ट जो जाके आपकी बाउल में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब इन दोनों कंट्रास्ट में से आप अपने पेशेंट को, जो कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट में कंट्रास्ट ले सकता है, कौन सा कंट्रास्ट दोगे? बेरियम दोगे या वाटर सॉल्युबल? वाटर सोल्यूबल देंगे मैम, व्हाट्सएप वाटर करना सॉल्युबल देंगे हम जी, वाटर बजाय सोल्यूबल देंगे मैम। क्यों देंगे मैम। वाटर सॉल्युबल? और उसकी कैविटी मैम और बताओ ना क्यों देंगे, जवाब देके जवाब मैम जो बेरियम सल्फेट होगा ना, मैम वो लीक कर जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, इससे ज्यादा वो मेरे को बह जाएगा। नहीं, तो हमने तो अभी परफोरेशन की बात ही नहीं की, हमें क्या पता उसकी परफोरेशन है कि नहीं। चलो परफोरेशन नहीं है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट जो है वो थोड़ी सी अमाउंट में कंट्रास्ट ले सकता है। अब ये आपका डिसीजन है कि आप उसको कौन सा कंट्रास्ट दोगे कि जिससे आपको उसकी बाउल मूवमेंट्स जो है वो ज्यादा अच्छी नजर आए, थोड़ी अमाउंट में भी, कि आप थोड़ी अमाउंट भी दे दो तो अच्छा नजर आ रहा है। परफोरेशन नहीं है पेशेंट को, उसके अलावा बताओ कौन सा दोगे? फिर से थोड़ा क्वेश्चन बता दें। उसके फिर चांद एक कतरे पानी में देंगे, थोड़ी अमाउंट में जाएगा। आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैम क्वेश्चन फिर से कर दें मैम। क्वेश्चन ये है, सामने लिखा हुआ है, स्लाइड पे नजर आ रहा है सबको कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आपका पेशेंट जो है, सबसे नीचे वाली जो लाइन है बोल्ड की हुई है कि आपका पेशेंट जो है इज एबल टू ड्रिंक ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओरल कंट्रास्ट, ठीक है, कि वो सिर्फ छोटी सी अमाउंट जो है स्मॉल अमाउंट में ओरल कंट्रास्ट लेने के काबिल है, ठीक है। आप कौन सा एजेंट प्रेफर करोगे? एक तरफ एक हाथ पे आपके पास है, दूसरे हाथ पे आपके पास वाटर सॉल्युबल जो है वो ओरल कंट्रास्ट है दूसरा वाला, ठीक है। बेरियम सल्फेट का हमें पता है कि ये जाके आपके इंटरस्टेनल वॉल के साथ चिपक जाता है और आपको इमेज देता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपके पास जो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है, इसके बारे में आपको पता है कि ये आपकी जो इंटेस्टाइन है वहां पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आपके पास क्या चॉइस होगी? जो एब्जॉर्ब होगा वो वाला देना चाहिए या जो आपके पास थोड़ी देर जाके चिपक जाए वो वाला देना चाहिए? अब्जॉर्ब मैम जो बेरियम सल्फेट है वो द्वार वाला मैम देंगे। अब्जॉर्प्शन वाला। एब्जॉर्प्शन वाला क्यों होना चाहिए? वो तो जाके बाउल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपको इमेज कहां से मिलेगा? क्या मैम वाटर सोल्यूबल देंगे मैम, इससे जीआईटी मोर्टेलिटी होगी, मैंने पहले स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जैसे ही वाटर सोल्यूबल देंगे। नहीं मैम मैम उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना मैम बेरियम सल्फेट की। बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दो ना, ना मैंने पेरिस्टाल्सिस की बात की, ना मैंने डायरिया की बात की, ना मैंने परफोरेशन की बात की। मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा पेशेंट है तो उसको आप क्या दे सकते हो जो सिर्फ छोटी सी अमाउंट में ले सकता है? मैम बेरियम सल्फेट मैम अगर छोटी सी अमाउंट में हम बेरियम सल्फेट देंगे वो तो अब उसके बाद पहुंचेगा ही नहीं। मैम आप बता दें। क्यों नहीं पहुंचेगा? आप उसको डोज दे रहे हो, अपनी टाइमिंग को फॉलो कर रहे हो, तो कंट्रास्ट क्यों नहीं पहुंचेगा? स्मॉल अमाउंट का मतलब ये है कि मतलब आप जो, चलो उसकी जगह उन्होंने 500 ml लिखा हुआ तो 5 नहीं दे रहे तो आप 400 या 300 ml तो दे ही रहे हैं ना, कोई कहीं ना कहीं तो वो इफेक्ट। फिर बेरियम सल्फेट ही देंगे हम। बेरियम सल्फेट ही देंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास जो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है वो तो जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में, वो तो सिर्फ थोड़े से यस मैम वो इमेजेस नहीं देगा हमें। इसकी निस्बत बेरियम सल्फेट आपके पास ज्यादा बेहतर नहीं है जो चलो जाके एटलीस्ट इंटेस्टाइन में अगर वो सेटल हो भी जाता है थोड़ी देर के लिए तो वो, लेकिन आपको इमेज तो देगा एटलीस्ट, आपको बाउल मूवमेंट्स तो पता चलेंगे या बाउल की स्पेसिफिकेशन तो पता चलेगी। क्या ख्याल है? यस मैम। जी मैम। तो ये थोड़ा सा वाइज डिसीजन होना चाहिए इस चीज में कि क्या आप कर सकते हो इस तरह के केसेस में। थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाया करो, ठीक है, चीजों को फॉलो किया करो। और सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था वैसे, तो हम इसमें बेरियम सल्फेट ही करते हैं। क्यों बेरियम देंगे? बेरियम हम इसलिए देंगे कि हमारे पास देखो ना, आप दोनों ऑप्शंस में से अब एक तरफ हमारे पास वो कंट्रास्ट है जो जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो तो उसने तो जाके एब्जॉर्ब हो जाना, वो इमेज हमें क्या देगा? ठीक है, जो बेरियम सल्फेट है चलो वो आप थोड़ी अमाउंट में पेशेंट को दे रहे हो, बेशक दे रहे हो, आप थोड़ा ये तो देखो ना कि वो आपको एटलीस्ट इमेज तो दे रहा है, आपकी बाउल्स को स्पेसिफाई तो कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए बेशक कर रहा है, ये जाके बेशक वो क्लिंग हो रहा है आपकी वॉल्स के साथ, चिपक रहा है जाके वहां पे, लेकिन आपको इमेज तो दे रहा है ना, विजिबली कंट्रास्ट तो आपको नजर आ रहा है ना उसमें। ओरल दे दोगे वो तो फटाफट के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है ना, ओरल दे दोगे वो तो निकल जाएगा, तो उसमें आप नजर क्या आएगा इमेज में? क्या ख्याल है? जी जी मैम समझ आ गया। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपके पास नेगेटिव कंट्रास्ट सिखानी शुरू होती है जी। नेगेटिव कंट्रास्ट, अब हमें पता है हमारे पास जी वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, पता है इस चीज का। वाटर देखो, जी आप वाटर यहाँ पे आ गया ना कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, क्या कह सकते हो उसको, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है वाटर? वाटर को हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव मैम कंट्रास्ट है या जीआईटी में उसे नेगेटिव इनके न्यूट्रल भी कंसीडर कह करेंगे। सकते हैं। वाटर जो है वो नेगेटिव भी कह सकते हो और आप उसको न्यूट्रल भी कह सकते हो, न्यूट्रल भी डिपेंडिंग कह अपॉन द सकते हैं। क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि आप उसको किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हो। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप अगर यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप उसको क्या कह रहे हो, ये नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हम इसको क्लासिफाई किस बेस पे कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हम इसको नेगेटिव कह रहे हैं या न्यूट्रल कह रहे हैं। अगर हाँ उस पर यूनिट की बेस पे कर रहे हैं तो लास्ट नेगेटिव स्लाइड में होगा। इमेज के लिहाज से ये नेगेटिव है वाटर, किसके लिहाज से नेगेटिव है? लास्ट लास्ट स्लाइड के लिहाज से। हाँ, लास्ट स्लाइड जो हमने अभी पढ़ी है, मैंने बताया तो है कि हम अगर जीआई की बात करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें हैं, तो वहां पे आप वाटर को दो तरीके से क्लासिफाई करें। मैंने बताया ना शुरू में, इतनी लंबी तो मैंने कहानी सुनाई है यार, ऐसे तो ना करो। ठीक है, कि आप जो है वाटर को किस बेस पे जब क्लासिफाई करते हो तो आप उसको न्यूट्रल कहते हो, और किस बेस पे क्लासिफाई करते हो तो आप उसको नेगेटिव कहते हो। अगर हम सिर्फ जीआई की बात कर रहे हैं इस टाइम, अगर हम जीआई की बात करते हैं तो आप वाटर को नेगेटिव भी कह सकते हो, न्यूट्रल भी कह सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन, कि आप उसको क्लासिफाई कैसे कर रहे हो। समझ आई इस चीज की? अब क्लासिफाई कैसे कर रही हूँ, मैंने पहले इतनी लंबी कहानी सुनाई है, मैं दोबारा जिसमें आ रही हूँ उसको पढ़ लेना इसमें लेक्चर में। ठीक है, जो लिखा हुआ है उस साइड में। क्या ख्याल है, कह सकते हैं ना कि दोनों है, नेगेटिव भी हो जी सकता है, मैम। न्यूट्रल भी हो सकता है। यस मैम। अच्छा जी, बॉर्डर आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो कि एज नेगेटिव और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि और न्यूट्रल एजेंट, के वो नेगेटिव भी है, या आप उसको अगर न्यूट्रल एजेंट भी कंसीडर करते हो तो वाटर क्या करता है कि वो आपकी सॉरी, जो बाउल की म्यूकोजल सर्फेसेस है उसको ओपेसिफाई नहीं करता, उसको ऑब्सक्योर नहीं करता, उनको लाइन नहीं करता। ठीक है, वाटर बहुत कम यूज किया जाता है पॉजिटिव कंट्रास्ट की निस्बत। ठीक है, इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव कंट्रास्ट, अगर आप पॉजिटिव कंट्रास्ट नहीं यूज करें तो फिर आप उनकी जगह पे वाटर यूज कर लेते हो। किसी भी वजह से आप ना उसको आयोडीन दे सकते हो ना उसको बेरियम दे सकते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर आप वाटर की तरफ आते हो, आप पेशेंट को वाटर दे सकते हो। ठीक है, वाटर लेकिन आपके पास थोड़ा सा इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये है कि वाटर एक आपके पास अच्छा इमेज नहीं देता, ये आपकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं या जो आपकी बाउल की अपीयरेंस है उसको प्रॉपर्ली डिस्टेंड नहीं करता। डिस्टेंड नहीं होगा तो आप बाउल को देख नहीं सकते। ठीक है, बाउल यानी जब फुली डिस्टेंडेड होगा उस टाइम ही आप ज्यादा अच्छा देख सकते हो कि पैथोलॉजी उसके अंदर कोई पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर वो डिस्टेंड ही नहीं होना तो आप उसमें पैथोलॉजी क्या देखोगे। दूसरी बात यह है कि वाटर का जो ट्रांजिट टाइम है वो काफी तेज है, यानी आप वाटर जैसे ही पानी पीते हो वो फटाफट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसका ट्रांजिट टाइम काफी ज्यादा रैपिड है। ठीक है, तो वो प्रॉपर डिस्टेंशन नहीं देता और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन या प्रॉपर लाइनिंग नहीं कर सकता आपकी जो बाउल है, सॉरी लार्ज बाउल है स्मॉल बाउल है, उसके स्पेसिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, पता चला इस चीज का कि वाटर हम समटाइम्स यूज कर सकते हैं लेकिन हम यूजुअली अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं, उसके रीजन लिखे हुए हैं। ट्रांजिट टाइम का ज्यादा होता है, बाउल को डिस्टेंड नहीं कर पाता, अगर आपकी बाउल डिस्टेंडेड नहीं होगी तो आपको पैथोलॉजी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैम आयोडीनेटेड हम क्यों नहीं यूज कर सकते, किस कंडीशन में? क्या नहीं यूज कर सकते? आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मैम। किसी भी कंडीशन में, मतलब यानी अगर यहाँ पे तो हम अगर सिनेरियो बना रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट को जो है बेरियम आप उसको नहीं दे सकते, सपोज उसको परफोरेशन थी। ठीक है, बेरियम आप उसको जी नहीं दे मैम। सकते। अगर आप आ ठीक रहे है। हो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट की तरफ आ रहे हो तो आपको पता था कि इसको तो पहले रिएक्शन हुआ है आयोडीनेटेड कंट्रास्ट से। ठीक है ना, फिर भी उस केसेस में भी आप अवॉइड करोगे ना कि नहीं देना चाहिए। क्या ख्याल है? कंडीशन में किसी भी तरीके से खराब हो सकती है। ये तो खैर जब हम अपनी बाउल वाली और जीआई वाली जब डिजीजेस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियरली पढ़ेंगे प्रोटोकॉल वगैरह में कि उस तरह के केसेस में आपने क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर साइड में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसी केस में आ सकती है कि उसको या तो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट से एलर्जी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अगर आप बेरियम भी नहीं दे रहे हो तो हो सकता है परफोरेशन के चांसेस हो। ठीक है, क्योंकि बेरियम से एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, वो बहुत ही रेयर है। ठीक है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है उससे एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होता है जो हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन बेरियम सल्फेट के साथ एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते, उसका साइड इफेक्ट यही होता है कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब ये वाली इमेज देखो, इमेज सबको आ रही है नजर? यस मैम। अब इसमें देखो जो आपकी पहली इमेज है ये वाली, पहले इमेजेस देख लो उसके बाद इनको आपस में कंपेयर करना, तो फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को फर्क पता चलेगा। अभी तो मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं पता चलेगा क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए नए हो
और क्रॉस सेक्शनल इमेज मेरा ख्याल है को पहली दूसरी दफा ही देख रहे होगे तो अभी तो क्लियर ही नहीं होगा कि बीच में चीजें क्या नजर आ रही हैं। ठीक है, मेरा तो यही ख्याल है। क्या कहते हो, पता चल रहा है क्या क्या है यहाँ पे, क्या कुछ पड़ा हुआ है? नो मैम, नहीं पता चलेगा जब तक हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता चलेगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर लेंगे अपनी क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी ना। तो अच्छा खैर, ये आपकी बेसिकली बाउल का एक पार्ट है। आपको यहाँ पे किडनीज नजर आ रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाला और ये वाला जो एरिया है ये किडनीज है आपकी। क्या ख्याल है, हो सकती है? ये आपको गठीला है, लंबा गठीला है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप देखोगे, थोड़े थोड़े इमेजेस को आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, अब आपकी जो पहली वाली इमेज है, जो ए इमेज है जिसके ऊपर ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे अब क्या हुआ है, इस इमेज में वाटर दिया हुआ है एज ए कंट्रास्ट, ठीक है। इस इमेज को, ये जो सारा बाउल वाला एरिया है, इस इमेज को यहाँ पे इसको माइंड में रखो, ठीक है, ये वाले सारे एरिया को, ठीक है। अब आपके पास जो दूसरी इमेज है, दूसरी इमेज में उन्होंने कंट्रास्ट दिया हुआ है जो आपके पास यही है, क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है, ठीक है। इसकी अपीयरेंस देखो, इसकी अपीयरेंस किस तरह से, यहाँ पे बाउल आपको लूप्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वाटर से इसको कंपेयर करो, बाउल लूप्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस मैम, हो रहे हैं ना। अच्छा सॉरी, मैंने बोला है इसको, ये दिया हुआ है वाटर सॉल्युबल नहीं, ये बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन दिया हुआ है उसको, ठीक है। बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन इसको दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो है ना, स्पेसिफिक सा सस्पेंशन होता है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉल्यूमिन है इसका नाम, ठीक है। ये बेसिकली बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन होता है, लेकिन इसमें बेरियम सल्फेट की जो अमाउंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम रखी जाती है, ठीक है। ये वो वाला है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब ये वाला जो देखो, जो आपका सी वाला इमेज है, इसमें अब क्या किया हुआ है, इसमें जो है प्रॉपर बेरियम सल्फेट वाला दिया हुआ है, जो सस्पेंशन हम नॉर्मली जीआई के लिए यूज करते हैं वो दिया हुआ है, यानी लो कंसंट्रेशन वाला नहीं है, नॉर्मल कंसंट्रेशन वाला है, ठीक है। इसमें बाउल लूप्स नजर आ रहे हैं, पता चल रहे हैं थोड़े थोड़े। वाटर में देखो, वाटर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल गैस, सॉरी, जो वाटर वाली इमेज है जिसमें वाटर कंट्रास्ट दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे बेरियम सल्फेट है लो कंसंट्रेशन वाला, तीसरे नंबर पे बेरियम सल्फेट है नॉर्मल कंसंट्रेशन वाला। क्या ख्याल है, क्लियर हो रहे हैं कुछ बाउल लूप्स? ये सारे, ये देखो यहाँ पर ये सारे नजर आ रहे हैं कुछ थोड़े थोड़े? जी कोई हाँ या ना में जवाब दे दो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आती है जो डी वाली इमेज है। डी वाली इमेज में आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपको आयोडीनेटेड कंट्रास्ट दिया हुआ है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यानी वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं बाउल लूप्स वगैरह थोड़े थोड़े? जी मैम। ठीक है, अब इनमें से खुद ही बता दो सबसे अच्छे किसमें नजर आ रहे हैं? बी वाली इमेज में, बी वाले में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने जो दिया हुआ बेरियम सल्फेट दिया हुआ है, थोड़ा लो कंसंट्रेशन वाला है, ठीक है, एक तो उसमें नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमें सी वाले में भी रिलेटिवली बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, ए और डी की निस्बत। क्या ख्याल है, सी वाले में भी प्रॉपर आपको बाउल नजर आ रहा है ना, कि ये देखो ये लूप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था कि किस तरह से आपको कंट्रास्ट नजर आता है। वाटर का तो सीन काफी ऑफ है, वाटर इतना अच्छे तरीके से नजर ही नहीं आता, इसीलिए उसको कहते हैं कि वो नेगेटिव या न्यूट्रल है, ठीक है, कि वो आपको इतना अच्छा इमेज नहीं देता। लेकिन वो अगर बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट हो तो उस टाइम आपको थोड़ी बहुत डिस्टेंशन नजर आ सकती है, वरना भी यहाँ पे तो नहीं नजर आ रही खास, ठीक है। वाटर का ये सीन है। बी वाला ये हमने वॉल्यूम दिया है, वो मैंने बताया कि लो कंसंट्रेशन का है बेरियम सल्फेट, ठीक है, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन वाला है, यानी बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बेरियम सल्फेट ही आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आपका जो है वो आ रहा है, जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है वो नजर आ रहा है, ठीक है। हुआ क्लियर इस चीज का कि कैसे कैसे आपको नजर आ रहे हैं बाउल लूप्स? और अगर हम बार बार बात करें जी जीआई ट्रैक में हम क्या दे रहे हैं, क्या ख्याल है? जी मैम। अच्छा जी, हजम हो गया, इतना आगे पढ़ लेंगे, छोड़ दें, क्या ख्याल है? तो थोड़ी काफी है पढ़ लेते हैं मैम, काफी है मैम। पढ़ लो, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, अब हमारे पास चीज आती है एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। एयर और मैम काफी है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पढ़ लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैम इतना ही काफी है। नहीं मैम, इतना ही काफी है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ यश करो दोनों। थैंक यू मैम। मैंने थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे भी है कि यानी हम एकदम आयोडीन से शिफ्ट हुए हैं अब जीआई के ऊपर, तो थोड़ा सा इन्हीं कंट्रास्ट को समझना मुश्किल होता है, मुझे भी आइडिया है इस चीज का, ठीक है, इसलिए मैंने पहले इतनी लंबी कहानियां सुनाई हैं उसकी। चलो, अभी तक हमने पॉजिटिव कंट्रास्ट पढ़ लिया और हमने वाटर तक पढ़ लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वाला देख लेंगे, और हमने ये देखना है कि इंट्राथीकल कंट्रास्ट क्या होता है और इंट्रा आर्टिकुलर कंट्रास्ट हम कैसे देखते हैं, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और मैंने क्वेश्चन कहा है उसका आंसर मुझे चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में,
ठीक है, अब पूछ लो क्वेश्चन कौन सा ओके है, मैम। ये याद है। कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछा शुरू में जिसका मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से? जी जनाब, क्या क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किया था कि मुझे उसका आंसर चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में? जो मैम आपने एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में पूछा था, दैट व्हाई आर दे नॉट कॉल्ड ट्रू एलर्जिक रिएक्शंस। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, इसका मुझे तुम लोगों से जवाब चाहिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा अब ऐसा करो, अपनी अटेंडेंस लगवा लो, ठीक है। चलो जी, आमिर शौकत, आमिर शौकत, अब्दुल सबूर, मैम अब्दुल सबूर पे इंटरनेट नहीं आ रहा। ठीक है जनाब, इंटरनेट हम लोगों का आने ही नहीं ना, लेक्चर के टाइम में तो वैसे ही गायब हो जाते हैं और दूसरे नंबर पे गायब होते हैं वाइवा के टाइम पे। फिर है जी अबीहा, अबीहा जैनब, प्रेजेंट। अफजाल एहसन, प्रेजेंट मैम। एमन हबीब, मैम इसका नेट का इशू था, मैंने हबीब, वो कह रही थी मैंने मेल कर दी थी आपको। हाँ हाँ ईमेल आ गई, मिल जाना, ठीक है। एमन दिलशाद, एमन दिलशाद एब्सेंट, अली हैदर, प्रेजेंट मैम। ठीक है। आलिया एहसन, एहसान, ठीक है। आलिया शहबाज, प्रेजेंट मैम। अला नवाज, प्रेजेंट मैम। आमना ताहिर, प्रेजेंट मैम। अमसा जफर, प्रेजेंट। अनम नासिर, यस मैम। ठीक है। अनम तारिक, अनम तारिक एब्सेंट, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अनीजा आसिम, अनीजा आसिम एब्सेंट, अक्सा अजहर, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अरीबा नासिर, प्रेजेंट मैम। अरीना चौधरी, प्रेजेंट मैम। आसिफ अली, आसिफ अली, अतहर इकबाल, अतहर इकबाल, आयशा, प्रेजेंट। आयशा इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। आयशा नासिर, प्रेजेंट मैम। ठीक है। बिस्मा लतीफ, बिस्मा, मैम प्रेजेंट। बिस्मा लतीफ एब्सेंट, मैम वो प्रेजेंट मैम उसके लेकिन उसका माइक का इशू हो रहा है, उसने प्रेजेंट बोला है। हाँ प्रेजेंट तो है, ठीक है, तो बैठी तो नहीं है। अच्छा जी, दाऊद, प्रेजेंट मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। एहतशामुल्ला, प्रेजेंट मैम। ठीक है। फाखरा जफर, प्रेजेंट मैम। ठीक है। फराह नूर, प्रेजेंट मैम। फातिमा अहमद, प्रेजेंट मैम। ठीक है। खानिया खान, प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट मैम। ना खालिद,
हिना खालिद, मैम तारीख की प्रेजेंट लग गई है। हिना तारिक, मैम ये लेक्चर के दौरान डिस्कनेक्ट हो गई है तारीख। क्या हुआ है? मैम ये डिस्कनेक्ट हो गई है, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैसेज आया है तारीख का। कौन सी वाली का? मैम हिना तारीख। हिना तारिक, अच्छा। हसनैन आसिफ, हसनैन आसिफ, इकराम शरीफ, प्रेजेंट मैम। इरम सईद, प्रेजेंट मैम। इज़ा फातिमा, इज़ा फातिमा, इज़ा फातिमा, जुवेरिया शहजादी, प्रेजेंट मैम। कायनात अरशद, प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद, प्रेजेंट मैम। खदीजा नवाज, प्रेजेंट मैम। किरण रानी, प्रेजेंट मैम। लारेब जिया, प्रेजेंट मैम। लिंता याकूब, लिंता याकूब, माहा अदील, प्रेजेंट मैम। माहम जाहिद, प्रेजेंट माहम, मैम। ठीक है, माहीन आसिफ, प्रेजेंट मैम। माहीन जफर, प्रेजेंट मैम। मानूर साजिद, मैम। मानूर साजिद, मैम प्रेजेंट मानूर साजिद। ठीक है, मलाइका ताहिर, प्रेजेंट मैम। मलीहा मरियम, प्रेजेंट मैम। मलाइका नदीम, मैम इसका डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। अच्छा जी, मैमुना तारिक, प्रेजेंट मैम। मैमुना तारिक, ठीक है, मारिया फातिमा, प्रेजेंट मैम। मासूमा सजाद, प्रेजेंट मैम। मैमुना रहमान, प्रेजेंट मैम। मोमना, प्रेजेंट मैम। मुआज अरशद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अमान लियाकत, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? मैम अमान प्रेजेंट है। ठीक है, अमान प्रेजेंट है। मोहम्मद आमिर, आमिर ताहिर, प्रेजेंट मैम। ठीक है, मोहम्मद अरसलान, यस मैम। मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद काशिफ, यस मैम। मोहम्मद राफे, यस मैम। मोहम्मद शहीर जैदी, मोहम्मद शहीर जैदी, शहीर जैदी, that's it. मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद यासीन, प्रेजेंट मैम। मुहीरा, मुहीरा दिलशाद, मुकद्दस अनफाल, मोहम्मद रहीम, सॉरी मुशाहिद रहीम, मुशाहिद रहीम, नादिर हुसैन, प्रेजेंट मैम। निमरा नौरीन, प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर, प्रेजेंट मैम। रबिया इरफान, प्रेजेंट मैम। रईसा, रईसा अना, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है, रहमा जुएल, प्रेजेंट मैम। रिजवान अली, प्रेजेंट मैम। रुहीना मुजफ्फर, प्रेजेंट मैम। रुहीना, ठीक है, सादिका शहजादी, प्रेजेंट मैम।
सफा नूर, प्रेजेंट। समिया शाहिद, समिया शाहिद, सना हबीब, प्रेजेंट मैम। सना खालिद, सना खालिद, सारा अनवर, प्रेजेंट मैम। सिमाब फ्याज, सिमाब फ्याज, सहर नदीम, मैम। शनाजर मुमताज, प्रेजेंट मैम। शवाल नईम, प्रेजेंट मैम। शहर बानो, शहर बानो, सिद्रा सरफराज, प्रेजेंट मैम। सिमाब बट, प्रेजेंट मैम। सुबल मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। सुमैया सादिया, प्रेजेंट मैम। तहसीन फातिमा, प्रेजेंट मैम। तैमूर मुजाहिद, प्रेजेंट मैम। तलहा अली, प्रेजेंट मैम। तरकिश, प्रेजेंट। तहरीम जफर, प्रेजेंट मैम। तूबा बाबर, प्रेजेंट मैम। उमैर अहमद, उमैर अहमद, उमेमन, प्रेजेंट मैम। जैनब अंसार, जैनब सजाद, प्रेजेंट मैम। जैनिश फातिमा, जैनिश फातिमा, जमीर अहमद, जमीर अहमद, जमीर का इंटरनेट नहीं चल रहा। उसने जोहा, जोहा, जोनाश, प्रेजेंट मैम। ठीक है जनाब, अटेंडेंस हम लोगों की हो गई है, बड़े बच्चे एब्सेंट हुई। मैम अनम तारिक की अटेंडेंस हो गई है। अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है सेव, ठीक है। और बस कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, एंड कर दूं क्लास? यस मैम। ठीक है जी, पढ़ लेना भी थोड़ा थोड़ा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैम वो ना एक लड़की है एमन दिलशाद, उसका भी नेट का इशू है, वो भी मैसेज कर रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा और ये बताओ, जो बच्चे अभी बैठे हुए, आप में से किसी को ईमेल का मसला तो नहीं है? ईमेल रिसीव हो रही है ना सबको? नो मैम। यस मैम हो रही है। मैम मुझे नहीं हो रही मैम। भाई जिसको नहीं हो रही मुझे अपना नाम बता दो, मैं ऐड कर लूं, क्योंकि ईमेल तो भाई तुम लोग मुझे कोई नहीं करते हो। इधर ही खड़े खड़े बता दो किसको ऐड करना है, बता दो अपना नाम। मैम मेरा नाम ऐड कर दे, मोहम्मद यासीन। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। यासीन, एक मिनट। मैम मुझे भी मेल नहीं आती आपकी। मोहम्मद यासीन, आपका जो है वो क्या है, आईडी क्या है? मैम F2017 हाँ जी, 244 244 032 244 032। ठीक है, आपको मैंने कर लिया है ऐड। और बताओ कौन सी बच्ची बोल रही थी? ओके
मैम मैं गानिया खान। क्या नाम है आपका? गानिया खान। अपना आईडी बताओ। F 2018 244 039। मानिया खान। ठीक है जी, ऐड हो गया आप भी। इसके अलावा कोई? मैम मुझे भी नहीं आती। फातिमा अहमद। फातिमा 244047। यस मैम। ये ध्यान ये लो, ऐड हो गया आप भी। सही है। इसके अलावा कोई बच्चा? चलो मेरे ख्याल नहीं है, फिर एंड कर रही हूँ मीटिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज। यस मैम।